हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल दी इंग्लिश डायरी पर। और मैं हूं आपका दोस्त विजय। अगर आप कर रहे हैं उत्तराखंड एलटी की तैयारी तो प्लीज़ ज्वाइन दी इंग्लिश डायरी। और आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आपकी डिमांड पे विलियम बटलर यीट्स के बारे में। ये हमारे ब्रिटिश पोइट में लगभग सेकंड लास्ट हैं। इसके बाद एक ही जो है पोइट हमारे पास बचते हैं। और इस तरह से हमने जो है पोइट्री सेक्शन आपका आप कह सकते हैं कि 99% फिनिश कर दिया है। और अगर अभी तक आपने वीडियोस नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके देखें, बहुत सारी ट्रिक्स बताई हुई हैं आपको एक अच्छी प्रिपरेशन के लिए। जो स्टडी मटेरियल की नीड आपको थी वो आपको यहाँ पर बिल्कुल निःशुल्क प्राप्त हो रहा है। और हमें उम्मीद यही है कि आपकी सेटिस्फैक्शंस आपको जरूर मिल रही होगी यहाँ से। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। ज़्यादा समय आपका ख़राब ना करते हुए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें, वहाँ प्रैक्टिस सेट्स आएंगे जल्द ही। और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। और साथ ही साथ प्लीज़ अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि अगर हो रही हैं आपके लिए वीडियोस वैल्यूएबल तो प्लीज़ लाइक तो बनता है। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। विलियम बटलर यीट्स, इनका फुल नेम आपको सबसे पहले याद रखना है। WB यीट्स का फुल नेम कई बार पूछा जाता है, तो विलियम बटलर यीट्स होता है, याद रखिएगा, ठीक है। बॉर्न जो है जून 13, 1865 में हुआ था इनका। और बर्थ प्लेस है सैंडमाउंट, डबलिन आयरलैंड में, ठीक है। डेथ जो हुई थी वो जनवरी 28, 1939 में फ्रांस में हुई थी। और ये एक आयरिश पोइट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आयरिश पोइट, याद रखिएगा। ड्रामेटिस्ट थे, प्रोज राइटर्स थे, ठीक है। ड्रामा भी लिखते थे, प्रोज भी लिखते थे। ये सारे पॉइंट्स इनसे रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज पोएट ऑफ 20th सेंचुरी। अगर इनकी सेंचुरी पूछी जाए तो 20वीं शताब्दी के महान कवियों में से एक थे। और सबसे बड़ी बात, ही रिसीव्ड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1923। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1923 में लिटरेचर प्राइज मिला था। देखिए नोबेल प्राइज जो भी है लिटरेचर के लिए जिन लोगों को मिला है पोइट्स को, उसको आपको खासा ध्यान में रखना है, ठीक है। यीट्स फादर जॉन बटलर यीट, इनके फादर के नेम जॉन बटलर यीट था। नेक्स्ट है हिज मदर फॉर्मली सुजैन पोलेक्सफेन वॉज द डॉटर ऑफ प्रॉस्पेरियस मर्चेंट इन सेलिगो। सेलिगो के प्रसिद्ध जो मर्चेंट थे, ठीक है, व्यवसाय आप बिजनेसमैन आप कह सकते हैं, तो उनकी डॉटर थी इनकी मदर सुजैन। यीट्स वॉज एंग्लो आयरिश, एंग्लो आयरिश इनको कहा जाता है क्योंकि मदर और फादर दोनों अलग अलग जगह के थे, तो इस वजह से इनको एंग्लो आयरिश कहा जाता है, ठीक है। क्यों कहा जाता है नीचे आपको पता भी चल जाएगा। इन 1867 व्हेन यीट्स वॉज ओनली 2, 1867 में जब ये 2 साल के थे, हिज फैमिली मूव टू लंदन, इनकी फैमिली लंदन को चली गई। ही स्पेंट मच ऑफ हिज बॉयहुड एंड स्कूल हॉलीडेज, अपना जो अधिकतर बॉयहुड वाला टाइम पीरियड था और अपने स्कूल के हॉलीडेज जो है उन्होंने सिलिगो में ही बिताए थे विद हिज ग्रैंड पेरेंट्स, ठीक है। अपने दादा दादी के यहाँ पर उन्होंने जो है अपना समय बिताया हुआ था, ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ, नाना नानी के यहाँ। इन 1880 हिज फैमिली मूव्ड बैक टू डबलिन, और 1880 में दोबारा जो है इनकी फैमिली मूव्ड बैक हुई टू डबलिन, वेयर ही अटेंड द हाई स्कूल, वहाँ इन्होंने हाई स्कूल अटेंड कर लिया। हिज फर्स्ट पब्लिकेशन टू ब्रीफ लिरिक्स, सबसे पहले इन्होंने 2 छोटे से लिरिक्स लिखे थे और वो किस में अपीयर हुए थे, इन द डबलिन यूनिवर्सिटी रिव्यू इन 1885। याद रखिएगा 1867 में लंदन गए थे और वहाँ से वापस डबलिन 1880 में आए और 1885 में जो है इन्होंने डबलिन यूनिवर्सिटी रिव्यू में अपने 2 लिरिक्स जो है पब्लिश कराए, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। हिज अर्ली पोएम, इनकी अर्ली पोएम जो कलेक्टेड थी वो किसमें थी, द वॉन्डरिंग्स ऑफ ओइसन, द वॉन्डरिंग ऑफ ओइसन एंड अदर पोएम्स में, जो कि 1889 में इनका कलेक्शन आया था। इसमें इनकी जो है स्टार्टिंग की पोएम मेंशन थी। और नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 1899 यीट्स आस्क मॉडगॉन टू मैरी हिम बट सी डिक्लाइन। ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि इनके बारे में इन्होंने फिर आगे जाके काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी लिखी थी इनकी याद में। जो 1899 में है, यीट ने जो है मॉडगॉन को जो है प्रपोज किया था बट सी डिक्लाइंड हिज प्रपोजल। 4 years लेटर सी मैरिड मेजर जॉन मैकब्राइट, और उसके 4 साल बाद जो है जो मॉडगॉन है उन्होंने जॉन मैकब्राइट से शादी भी कर ली थी। नेक्स्ट देखिए, ही वॉज अ हाईली रिस्पेक्टेड लिटरेरी जीनियस, इनको हाईली रिस्पेक्टेड लिटरेरी जीनियस कहा जाता है। पब्लिशिंग ओवर 30 पोइट्री, इन्होंने अपनी इंटायर लाइफ में 30 पोएम्स कलेक्शंस लिखे हैं। 30 पोइट्री कलेक्शन बहुत बड़ी बात है, उसमें बहुत सारी पोएम्स आ जाती हैं थ्रू आउट हिज लाइफ टाइम। पूरे जीवन में जो है इन्होंने लगभग 30 पोइट्री कलेक्शन लिखे हैं, ये भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट। अब देखिए मैं यहाँ पे बहुत सारे वर्क्स बता रहा हूँ कि वर्क्स से रिलेटेड क्वेश्चन एलटी में मोस्टली पूछे जाते हैं कि ये वर्क किसका है या इनमें से कौन सा नहीं है, तो आपको इनको याद रखना है, कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए सबसे पहले द सेकंड कमिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है 1919 में, ठीक है। सेकंड कमिंग
1919। तो आप देख रहे हो यहाँ पर सेकंड कमिंग लिखा है, यानी 2 बार 19, सेकंड कमिंग, देखो 2 बार कमिंग हो रहा है ना 1919, तो ऐसे तो आपको ये 2 इसकी ईयर याद हो जाएगा, ठीक है। सेकंड यानी सेकंड कमिंग मतलब 2 बार 19 आ रहा है 19, तो आपको ईयर ऐसे याद करना है इसका। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क भी है, इसको आप याद रखिएगा। जो एस्टर है, एस्टर जो है 1916 में आया हुआ है, ये आपको याद रखना है। द लेक आइल ऑफ इंसफ्री, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्लास 9th में ये पोएम है, सिलेबस में, टेक्स्ट बुक में, एनसीईआरटी में। तो 1888 में जो है ये वर्क आया था, द लेक आइल ऑफ इंसफ्री, ठीक है। ये इसकी डेट भी आपको याद रखनी है, तो याद हो जाएगी आपको। 1888 जो है आपको याद रखना है, ठीक है, 1888। अब आप देखो यहाँ पर ध्यान दो, आप 8 को कैसे याद रखोगे, यहाँ भी एक एल है, यहाँ भी आप इसको एल ही मान के चलो, अगर यहाँ नहीं मानते तो इसको मान लो, और ये भी एल है, इसमें 3 बार एल एल आ रहे हैं, तो आप समझ जाना 3 एल यानी 3 8, इसमें कोई एक ऐसी संख्या है जो 3 बार आ रही है, तो आप समझ जाओगे कि 3 8 आके आगे से 1 लगा दिया, तो 3 8 में आपको याद आ जाएगा कि जो है 1888 जो है इसका ईयर है, ठीक है। बहुत अच्छी ट्रिक मैं आपको बता रहा हूँ, अगर अभी आप इसको थोड़ा सा फोकस करेंगे तो एग्जाम में आपको बड़ी आसानी होगी। एड विशेस फॉर द क्लोथ्स ऑफ हेवन 1899 में आया था। एंड आयरिस आर्मेन फोर्सेस हिज डेथ 1919 में आया था। द टावर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, द टावर 1928 में, ठीक है, 1928 में द टावर आया था, इंपॉर्टेंट है। द प्रेयर फॉर माई डॉटर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1921 में आया हुआ था। अ प्रेयर फॉर माई डॉटर 21 साल में, आपको पता है कि डॉटर्स की शादी की जो एज का जो क्राइटेरिया है वो 21 साल है, तो उसके बाद माँ बाप यही प्रेयर करते हैं कि वो खुश रहें अपने जीवन में जब उनका विवाह किया जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है, मतलब मैं सिर्फ इसको याद करने के लिए आपको बता रहा हूँ, मैंने ऐसे ही याद किया था। प्रेयर फॉर माई डॉटर यानी 21 साल में अपनी बेटी की शादी जो है उन्होंने की, ठीक है, किसके साथ, 19 साल के वर के साथ, ठीक है, 18 साल से ऊपर का जो वर होता है, तो 19 और 21 को मिला के यहाँ पर आपको 1921 याद आ जाएगा, ठीक है। अ प्रेयर फॉर माई डॉटर थोड़ा फनी हो सकता है या फिर आपको लगे बड़ा बेहुदा सी चीज़ है, बट मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आप इस तरह से बस सोचने की कोशिश करो जैसे मैं आपसे चाह रहा हूँ कि आप सोचो, आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। द स्टोलन चाइल्ड 1889, तो इसमें मैं आपको बता दे रहा हूँ कि जो आपको इंपॉर्टेंट याद रखने हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है। आपको सेकंड कमिंग याद रखना है, ईस्टर याद रखना है, द लेक आइल ऑफ इंसफ्री याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, टावर याद रखना है, अ प्रेयर फॉर माई डॉटर याद रखना है, और द स्टोलन चाइल्ड याद रखना है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आपको याद रखना है, इन वर्क्स को। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ही फाउंडेड द आयरिश नेशनल थिएटर सोसाइटी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि नेशनल थिएटर सोसाइटी जो है, आयरिश नेशनल थिएटर सोसाइटी, इसको इन्होंने फाउंड किया था। यीट्स ओपन द अबे थिएटर, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि किसने उसको ओपन किया था, अबे थिएटर को। तो जो अबे थिएटर है उसे यीट्स ने जो है ओपन किया था विद द आयरिश नेशनल थिएटर सोसाइटी, ठीक है, इनके साथ इन्होंने अबे थिएटर को ओपन किया था। द ड्रामा द काउंटेस कैथलीन, कई बार सी लिखा होता है, कई बार के लिखा होता है, देख लीजिएगा, लेकिन आपको याद रखना है द काउंटेस कैथलीन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। द काउंटेस कैथलीन रिटन बाय यीट्स 1892, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1892 में लिखा हुआ है। काउंटेस कैथलीन वॉज डेडिकेटेड टू मॉडगॉन, और इसमें इन्होंने मॉडगॉन को जो है क्या किया हुआ है, याद किया हुआ है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यीट्स इंटरेस्टेड इन आयरिश फोक टेल्स, और इनको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था आयरिश फोक टेल्स में, ठीक है, जो वहाँ की क्षेत्रीय कहानियाँ वगैरह थी। द वॉन्डरिंग्स ऑफ ओइसिन एंड अदर पोएम्स विच इज़ अ स्टोरी अबाउट अ मिथिक आयरिश हीरो, और जो ये कलेक्शन था इसमें मोस्टली बात किस चीज़ की थी कि मिथिक आयरिश हीरो की इसमें बात की गई थी, तो ये आप इस वर्क का याद रखना, ठीक है। और इसमें कुछ और इनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स हैं, तो देखिए ये सारे वर्क्स भी आपको याद रखने हैं। पोएम 1895 द विंड अमंग द रीड्स, ये 18 जो है 99 में आया था। इन द सेवन वुड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इन द सेवन वुड 1903 में। द ग्रीन हेलमेट 1910 में। ये सारे आपको याद रखने इन वर्क्स को, ठीक है, आपको इन वर्क्स को याद रखना है। और ज़्यादातर मैं अगर इनमें से इंपॉर्टेंट बोलूँ तो आपको बोलूँगा कि आपको एक तो इन सेवन वुड आपको याद रखना है, इन द सेवन वुड 1903, ठीक है, और यहाँ पर ग्रीन हेलमेट वाले को आप ज़रूर याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है यीट्स वॉज मैरिड टू जॉर्ज हाइडलेस, और इन्होंने शादी की थी जॉर्ज हाइडलेस से 1917 में, विद हुम ही हैड 2 चिल्ड्रन, इनसे 2 बच्चे हुए। एन बटलर यीट्स जो कि 1919 में हुई थी, और विलियम माइकल यीट्स जो कि 1921 में हुई थी। इनके बच्चों के नाम ज़रूर याद रखिएगा। इन 1922, हालांकि बच्चों से रिलेटेड क्वेश्चन तो नहीं आता, लेकिन फिर भी याद जरूर रखना है इसको, ठीक है। इन 1922
यीट्स एक्सेप्टेड एन इन्विटेशन टू बी मेंबर ऑफ द न्यू आयरिश सेनेट, और न्यू आयरिश सेनेट के लिए इनको इन्विटेशन मिला था मेंबरशिप के लिए, तो इन्होंने जो है एज अ मतलब सेनेट की एज अ सेनेट जो है वहाँ पर एक्सेप्ट कर लिया था इन्विटेशन, वेयर ही सर्व फॉर 6 ईयर, 6 साल तक इन्होंने वहाँ पर सेवा दी एज अ सेनेट। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट पॉइंट है, सम ऑफ हिज लेटर इंपॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड द टावर पब्लिश्ड इन 1928। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टावर में उन्होंने बहुत सारे अपने इंपॉर्टेंट ऐसे लेटर्स जो है ऐसे बहुत सारे इंपॉर्टेंट पोएम्स इंक्लूड की थी जो कि पब्लिश कब हुई थी 1928 में। ठीक है, वर्ड्स फॉर म्यूजिक परहैप्स एंड अदर पोएम्स पब्लिश्ड इन 1932, ये जो इनकी पोइट्री कलेक्शन है वर्ड्स फॉर म्यूजिक परहैप्स एंड अदर पोएम्स, ये 1932 में आया था। हिज यूज ऑफ सिंबल, इमेजिनरी एंड हिस्टोरिकल कॉन्टेस्ट मेड हिज वर्क इनक्रेडिबली सिग्निफिकेंट, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता था जब ये सारी चीज़ें हिस्टोरिकल कॉन्टेस्ट, इमेजिनरी और सिंबल्स का यूज़ करते थे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है और जहाँ पर मैं इंपॉर्टेंट है कह रहा हूँ वहाँ आप खासा ध्यान रखेंगे। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि किससे इन्फ्लुएंस हुए थे, हैविली इन्फ्लुएंस किससे हुए थे, विलियम ब्लेक से हुए थे, विलियम वर्ड्सवर्थ थे, जॉन कीट्स से, एंड द पोइट्री ऑफ प्रेसी बेसी शैली, बस आप ये रखना पीबी शैली, वर्ड्सवर्थ, जॉन कीट्स और विलियम ब्लेक से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए थे। ही बिगिन राइटिंग एट द एज ऑफ 17 एज पे इन्होंने जो है शुरू किया था लिखना, एंड ही पब्लिश्ड जॉन सरमन एंड धोया इन 1891, और इन्होंने जो है अपने दो वर्क जो है पब्लिश किए थे, जॉन सरमन एंड धोया, ये 1891 में इन्होंने पब्लिश किए थे। ठीक है, विलियम बटलर यीट्स के और भी कुछ वर्क्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं, मैं बार बार इनको रिपीट कर रहा हूँ, बेस्ट पोएम्स इनको कहा जा सकता है। ही वॉज एन आउटस्टैंडिंग पोइट, सम ऑफ हिज बेस्ट पोएम्स इंक्लूडेड, तो यहाँ पर जो इंक्लूड है वो कौन कौन से हैं, सबसे पहले द सेकंड कमिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। सेलिंग टू बाइजेंशियम भी पढ़ सकते हो, बाइजेंटियम पढ़ सकते हो, जो मन करे वो पढ़ो, लेकिन बस याद रखना है कि द सेकंड कमिंग और सेलिंग टू बाइजेंटियम और एडम्स कर्स, ये तीनों वर्क जो हैं किसके हैं, वाई.बी. यीट्स के हैं। और मैं तो आपसे ये भी कहूँगा कि बाइजेंटियम जो है, सेलिंग टू बाइजेंटियम वाली पोएम को आप एक बार पढ़ भी लेना। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द स्टोलन चाइल्ड की हम ऑलरेडी ऊपर बात कर चुके हैं। डेथ लॉन्ग लिव्ड फ्लाई, ईस्टर 1916 बोल चुके हैं, आपको याद कर लेना। द लेक आइल ऑफ इंस्प्री याद कर लेना। अमंग स्कूल चिल्ड्रन, ये भी आपको याद रखना है, ये वर्क्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट्स हैं। इन मेमोरी ऑफ W.B. यीट्स इज अ पोएम बाय W.H. ऑर्डन, W.H. ऑर्डन ने एक पोएम लिखी है इन मेमोरी ऑफ Y.B. यीट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, यीट्स वॉज द लीडर ऑफ सेलेटिक रिवाइवल, और ये लीडर रहे हैं सेलेटिक रिवाइवल के, याद रखिएगा। जो भी है ये सेलेटिक रिवाइवल, बस ये इसके लीडर हैं, क्योंकि आपके पास समय कम है, आपको बस ऐसी चीज़ों को लर्न कर लेना है। काउंटलेस कैथलीन इज अ ब्लैंक वर्ड्स ड्रामा बाय यीट्स, और जो काउंटलेस कैथलीन है उसको कैसे लिखा गया है, ब्लैंक वर्ड्स में लिखा गया है, और लिखा किसके द्वारा गया है, विलियम बटलर यीट के द्वारा। व्हेन यू आर ओल्ड इज एड्रेस टू मॉड गॉन, और व्हेन यू आर ओल्ड ये भी इनका एक वर्क है जिसमें इन्होंने किसको एड्रेस किया है, मॉड गॉन को एड्रेस किया है, जिनसे ये प्रेम करते थे, जिन्हें उन्होंने प्रपोज किया। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, इटर्निटी ऑफ लाइफ इज द थीम ऑफ सेलिंग टू बाइजेंटियम। सेलिंग टू बाइजेंटियम का कई बार थीम पूछे तो आपको पता रहना चाहिए, इटर्निटी ऑफ लाइफ है, 1928 में ये आया था। ठीक है, और रिटन इन ओटेवा राइमा में लिखा हुआ है, और पोइट्रिक कलेक्शन है इसमें टावर वाले पोइट्रिक कलेक्शन में जो है बाइजेंशियम वाला ये सेलिंग टू बाइजेंशियम वर्क आया है। आपको ये 2-3 चीज़ें याद रखनी है। सेलिंग टू बाइजेंशियम 1928 ओटेवा राइमा में लिखा है, कलेक्शन कौन से वाले में आया है, टावर वाले में। द सिंबल ऑफ यीट्स पोइट्री इज ड्राइव्ड फ्रॉम आयरिश मैथोलॉजी, और जितने भी सिंबल ये यूज़ करते हैं ये कहाँ से इन्होंने आइडिया है इनको, आयरिश मैथोलॉजी से, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। यीट्स इज कंसीडर्ड एज अ सिंबलिस्ट पोएट, ड्रामेटिस्ट एंड मिस्टिक पोएट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनको सिंबलिस्ट कहा जाता है, ड्रामेटिस्ट कहा जाता है, या फिर मिस्टिक पोएट कहा जाता है। ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ही वॉज अ co-founder ऑफ राइमर्स क्लब के ये co-founder हैं, हुज मेंबर इंक्लूडेड हिज फ्रेंड लियोनल जॉनसन एंड आर्थर सीमंस, ये 2 लोग इनके दोस्त जो हैं उसके मेंबर थे। राइमर्स क्लब का संबंध किससे है, आप याद रखिएगा, W.B. यीट्स से। हिज अर्ली पोएम कलेक्टेड इन द वंडरिंग्स ऑफ ओसिन एंड अदर पोएम 1889, ये बार बार रिपीटेड हो रहा है। इन 1890 ही वॉज द co-founder ऑफ राइमर्स क्लब एंड ग्रुप ऑफ लंदन, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। थोड़ा सा इसके बारे में एक चीज़ और इसमें ऐड करा गया है। लंदन बेस्ड पोइट्स who meet regularly to recite their words,
तो जो भी वो काम करते थे उनको एक दूसरे के सामने रिसाइट किया करते थे। तो राइमर्स क्लब का वही काम था कि जो भी पोइट्री लिखते थे एक दूसरे से शेयर करते थे, ठीक है, उससे रिसाइट करते थे एक दूसरे के सामने। ही बिकेम मेंबर ऑफ द घोस्ट क्लब। आप देखो घोस्ट क्लब, राइमर क्लब, आप देख रहे हो बहुत सारी ऐसी चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं, सारे आपको एक जगह पे नोट डाउन इनको कर लेना। ड्यू टू इंटरेस्ट इन एस्ट्रोलॉजी एंड स्पिरिचुअलिज्म, तो स्पिरिचुअलिज्म और एस्ट्रोलॉजी में इनको काफ़ी ज़्यादा बिलीव था, इसलिए द घोस्ट क्लब को भी इन्होंने ज्वाइन किया। देखिए राइमर्स क्लब और घोस्ट क्लब, और एक चीज़ और थी, क्या आपको याद है? अबे थिएटर, इसको आप याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आज का है, ही रॉट हिज पोएम द सैक्रेड रोज। सैक्रेड रोज को इन्होंने 1897 में लिखा था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ही रॉट हिज पोएम द विंड अमंग द रीड्स, द विंड अमंग द रीड 1899 में उन्होंने पब्लिश किया था। आप वर्क्स पर ज़्यादा ध्यान रखें, अगर सारे आपको डेट्स याद ना हो कोई इशू नहीं है, सारे डेट्स वाले नहीं पूछे जाते। ही रॉट बुक गॉड्स एंड फाइटिंग मैन, इसको आप याद लिखिएगा 1904। ही मेड द अमेरिकन पोएट एजरा पाउंड इन 1909, याद रखिएगा एजरा पाउंड से इनकी मुलाकात 1909 में हुई थी। इन 1917 यीट्स पब्लिश द वाइल्ड स्वान्स एट कुले, तो जो वाइल्ड स्वान्स एट कुले है इंपॉर्टेंट है, 1917 में जो है इन्होंने पब्लिश किया था। ही मैरिड टू मिस जॉर्ज हाइडलेस, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको कि 1817 में इनकी जो है शादी हुई थी। इन 1928 ही पब्लिश द पोएम द टावर, मैंने आपको बता दिया। द मोस्ट फेमस पोइट्री कलेक्शन बाय यीट्स इज द टावर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसीलिए कह रहा हूँ कि याद रखना 1928। इन 1929 ही पब्लिश हिज पोएम द वाइंडिंग स्टेयर, याद रखना इसको, वाइंडिंग स्टेयर बोलो, विंडिंग स्टेयर बोलो, जो मन करे वो बोलो, लेकिन 1929 में जो है पब्लिश हुआ था, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क है। नेक्स्ट ये वाला इंपॉर्टेंट है एक्चुअली उससे भी ज़्यादा, यीट्स रॉट हिज फिलोसफी बुक अ विजन। अ विजन जो है एक फिलोसफिकल बुक इन्होंने पब्लिश की थी 1925 में। याद रखिएगा 19 से 25 साल में इंसान का विजन बड़ा क्लियर रहना चाहिए लाइफ में, इस तरह से आप याद रख लो। मान लो कि ये विजय सर की कोटेशन है, समझ लो मेरी, ठीक है। 19 से 25 साल में एक विज़न होना चाहिए, अ विज़न होना चाहिए लाइफ में, तो इस हिसाब से आपको विज़न याद रहेगा 1925 में, ठीक है। तो जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो थोड़ा सा आपको याद आ सकता है अगर ऐसा पूछा जाए तो। यीट्स लास्ट 2 वर्क्स कलेक्शन, इनके जो 2 कलेक्शन है, न्यू पोएम्स 1938 में आया था और लास्ट पोएम जो इनका 1939 में आया था। 2 कलेक्शन है, इनमें भी इन्होंने बहुत सारी पोएम्स इंक्लूड की थी। आगे देखिए हिज मेजर वर्क्स, अब इनके कुछ खास मेजर वर्क्स को भी मैंने यहाँ पर फिर डिफाइन किया हुआ है। द लैंड ऑफ हार्ट्स डिज़ायर 1894 में, कैथलीन होलीहान 1902 में, और डिराइडरे जो है वो 1907 में आया था। द वाइल्ड, देखिए जो ये वाला वर्क है ये इंपॉर्टेंट है, द वाइल्ड स्वान्स एट कुले 1999, द टावर 1928, लास्ट पोएम एंड प्लेस 1940। ऊपर के देखिए उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिए। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट लाइन्स इसमें इंक्लूडेड हैं। आई विल अराइज एंड गो, मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो इंस्प्री वाला जो ये वर्क है इनका, ठीक है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है द लेक आइल ऑफ इंस्प्री, एक बार प्लीज़ इस पोएम को पढ़ लेना। वो कहता है कि मतलब वो एक आइलैंड पे जाना चाहता है, वहाँ पर कुछ चीज़ें करेगा। ये पोएम क्लास 9th की है, आप एक बार इस पोएम को पढ़ लोगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है, इंस्प्री वाला, तो आप इसको याद रखिएगा। आई विल अराइज एंड गो नाउ, मैं अभी उठूँगा और जाऊँगा, ये बात वो कौन सी पोएम में कहता है? द लेक आइल ऑफ इंस्प्री में कहता है, ठीक है। और दूसरी लाइन भी इसमें और है, आई हेयर द लेक वाटर लैपिंग विद लो साउंड बाई द शोर, ये भी उन्होंने द लेक आइल ऑफ इंस्प्री में कहा है। ऑल चेंज्ड अटरली, अ टेरिबल ब्यूटी इज़ बॉर्न, ये लाइन जो है W.B. यीट्स ने कही है, ठीक है। अब इसमें ये पूछा जा सकता है कि ये लाइन किसकी है, तो इसलिए मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट इसमें इंपॉर्टेंट है, ईस्टर में जो है, सॉरी यहाँ पर एक मिस्टेक हो रही है, ये जो लाइन है एक्चुअली ऑल चेंज अटरली अ टेरिबल ब्यूटी इज़ बॉर्न, ये ईस्टर में कही गई है 1916 में, ठीक है। थोड़ा सा मैंने अलग बना दिया इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया, आप इसको याद रखिएगा। दैट इज़ नो कंट्री फॉर द ओल्ड मैन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लाइन ओल्ड मैन के लिए कोई देश नहीं बचा हुआ है, ये उन्होंने सेलिंग टू बाइजेंशियम में कहा था। और मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ कि सेलिंग टू बाइजेंशियम को 10 मिनट देखिए, एक बार इस पोएम को पूरा पढ़ लेना। स्टडी लवर चैनल पे शायद से आ जाएगा, ठीक है, कोई गंगवार सर है, वो काफ़ी अच्छी पोएम एक्सप्लेन करते हैं, तो वहाँ से आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा। मैंने भी अपने टाइम पे उनसे काफ़ी सारी पोएम्स पढ़ी थी, सेलिंग टू बाइजेंशियम और जो है इंस्प्री वाली पोएम आप ज़रूर पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इनके एपिटाफ पे एक लाइन लिखी हुई थी, आपको पता है मृत्यु के बाद जो टॉम सी बनी होती है उसमें कुछ लाइनें लिखते हैं, ठीक है। जैसे जॉन कीट्स वाले में क्या लिखा था, अगर आपको याद हो कोटेशन तो आप बताओ, ठीक है। एपिटाफ जो है, कास्ट अ कोल्ड आई ऑन लाइफ ऑन डेथ हॉर्समैन्स पास, इस तरह से जो लाइन लिखी हुई थी एपिटाफ पे, किसकी थी? W.B. यीट्स की
एपिटाफ पे लिखी हुई ये लाइन थी। अब इसमें लास्ट पॉइंट है, यीट्स रॉट एन इंट्रोडक्शन टू द सेकेंड एडिशन ऑफ टैगोर्स गीतांजलि। टैगोर्स की गीतांजलि का सेकेंड जो एडिशन आया था उसका इंट्रोडक्शन जो है W.B. यीट्स ने लिखा था। तो आज की इस वीडियो में मैंने कोशिश की है मैक्सिमाइज करने की, जितनी चीज़ें आ सकती थी वो सारी कर दी है। पार्ट 2 इसका नहीं आएगा, एक ही पार्ट में सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैं आपको बता चुका हूँ। आप इनको एक बार लिख लेना, याद कर लेना, एक दो बार वीडियो देख लेना। अगर बार बार आप वीडियो भी देखते तो कई सारी चीज़ें, क्योंकि देखिए कई बार क्या होता है जो चीज़ें हमें पढ़ के या लिख के वो पता ना चले, उनको देख के ईयरफोन्स लगा के पता चलता है। स्टोरीज़ वगैरह या पोइट्री वगैरह जो भी होती हैं, इन सबको ईयरफोन लगा के आप अपने कान में फ्री टाइम में, जब आप कोई काम कर रहे हो या व्यस्त हो कहीं पे, जैसे घर के भी कई सारे काम होते हैं, ऐसा नहीं कि आपके पास फुली इतना टाइम रहता है, तो उस टाइम पर आप ईयरफोन लगा के सुन सकते हैं। क्योंकि मैं भी ऐसी स्टोरीज़ पोएम्स को अक्सर ईयरफोन पे सुना करता था, खासतौर पर क्योंकि पूरे दिन भर आप एक ही पोजीशन में केवल पढ़ाई कर करके जो है पेजेस पलट के नहीं पढ़ सकते, तो इसीलिए ये वीडियोज़ या ये सारी चीज़ें हमारे काम आ जाती हैं। ठीक है, मैं तो खास एक और बात कहूँगा कि उस दौरान मैं ट्रैवल किया करता था काफ़ी। ठीक है, मैं किसी और सिटी में रहता था, फिर वहाँ से कहीं और ट्रैवल करता था, तो उस ड्यूरेशन में मैं ऐसी यूट्यूब वीडियोज़ को ईयरफोन में कान में लगा देता था और फिर बाइक से राइड करता था। और जो 2-3 घंटे का मेरा सफ़र रहता था, उस सफ़र में मैं काफ़ी सारी नॉलेज रास्ते में भी गेन कर लेता था हेलमेट लगा के। तो आप इस तरह से अपना टाइम यूटिलाइज़ कर सकते हैं। मैं बस आपको गाइड कर रहा हूँ, आइडियाज़ दे रहा हूँ, बाकी आपकी इच्छा है आप इन्हें स्वीकृत करते हैं या नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।